मारुति सुजुकी 800। दोस्तों ये सिर्फ एक कार का नाम नहीं बल्कि हर उस भारतीय का एहसास है जिसने किसी दौर में कम बजट में भी फोर व्हीलर पर बैठने का सपना सजाया था। ये वो कार है जो किसी जमाने में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, जिस पर सफर करना मिडिल क्लास लोगों की शान हुआ करता था। लेकिन कैसे अचानक किफायती दाम पर मिलने वाली आम आदमी की ये सवारी सड़कों से गायब हो गई और क्यों लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया? आखिर क्यों सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद कंपनी को इसकी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी? और क्यों आम आदमी की पहली पसंद बनी ये लाजवाब कार धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गई? जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आजादी मिलने से पहले भी हमारे देश में कार्स हुआ करती थी। इनफैक्ट 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा बनाई गई एम्बेसडर का तो उस वक्त बहुत बोलबाला था। इसके अलावा पद्मिनी और महिंद्रा जैसी कार कंपनीज भी भारत में जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। लेकिन ये गाड़ियां बहुत ही महंगी और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर थी। लोग कार में घूमना तो चाहते थे लेकिन बिना किसी कर्ज के। और तभी दौर आया साल 1959 का, जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने फैसला किया कि वो देश की जनता को ऐसी किफायती कार देंगे जिसे एक आम इंसान भी चला सकेगा, फैमिली के साथ उस पर अपनी यादें संजो सकेगा और उसे खरीदना हर इंडियन के लिए अफोर्डेबल होगा। इस काम में सबसे बड़ा योगदान इंदिरा गांधी के लाडले बेटे संजय गांधी ने दिया, जो कुछ वक्त के लिए विदेश की रॉल्स रॉयस कंपनी में भी काम कर चुके थे और उन्हें गाड़ियों की अच्छी खासी जानकारी भी थी। साल 1971 में उन्होंने मारुति उद्योग लिमिटेड का गठन किया, जिसके एमडी वो खुद ही रहे। हालांकि बदकिस्मती से साल 1980 में संजय गांधी का देहांत हो गया और उनका ये अधूरा सपना जापानी कंपनी सुजुकी ने मारुति के साथ मिलकर पूरा किया। यहाँ पर आपको बता दें कि उस वक्त सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश नहीं था जो अपने लोगों की कार का सपना पूरा करना चाहता था। इससे पहले भी कई देशों की सरकार आम इंसान के लिए कार बनाने में दिलचस्पी दिखा चुकी थी। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम इस कड़ी में सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने जर्मनी के लोगों तक गाड़ी के स्टीयरिंग को पहुँचाने के लिए पुरजोर मेहनत की और शुरुआत की फॉक्सवैगन की। इसका मतलब ही था द पीपल्स कार। ये वही कंपनी है जिसकी बीटल को दुनिया की पहली छोटी कार माना जाता है और इसका श्रेय जाता है एडोल्फ हिटलर को। ऐसा ही कुछ सपना भारत सरकार भी देख रही थी और फिर आई वो तारीख जिसका हर किसी को इंतजार था। तारीख थी 14 दिसंबर सन 1983, वो दिन जब लाखों भारतीयों का सपना सच होने वाला था, क्योंकि इस दिन मारुति सुजुकी 800 पूरी तरह से तैयार होकर मार्केट में उतरने वाली थी और बेहद ही कम कीमत पर आम आदमी की सवारी बनने वाली थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इस कार को मात्र 47,500 रुपए में लॉन्च किया गया, ताकि ये गाड़ी उस दौर के मिडिल क्लास की पहुंच में हो। हालांकि आज शायद ही इतनी कीमत पर आपको कोई बैटरी वाला स्कूटर भी मिले, लेकिन तब ये कीमत आम इंसान के लिए अफोर्डेबल थी। मारुति ने जब अपनी इस गाड़ी की सेल शुरू की तो इसकी बुकिंग प्राइस 10,000 रुपए रखी गई, जो थी तो थोड़ी ज्यादा, लेकिन लोगों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और पहले ही साल मारुति सुजुकी को रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग्स मिली। 1 लाख से भी ज्यादा एडवांस बुकिंग्स मिलने के बाद मारुति सुजुकी की सभी कॉम्पिटिटर कंपनीज का मुंह बंद हो गया और ये नौबत आ गई कि कुछ वक्त के लिए कंपनी को बुकिंग लेना ही बंद करना पड़ा। लोगों को उनकी पहली गाड़ी के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ रहा था और कई बार तो कंपनी ने लॉटरी सिस्टम के जरिए भी लोगों के नाम डिसाइड करके उनको गाड़ी देने का फैसला किया। इससे मारुति 800 की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई और दलालों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया और इस कार ने अगले कुछ ही सालों में पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया। मानो ऐसा हो गया था कि कार का मतलब ही मारुति 800 है। ये ज्यादातर भारतीय परिवारों की पहली गाड़ी थी और इसीलिए ये उनके परिवार के सदस्य की तरह थी और बेहद खास भी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस गाड़ी के सबसे पहले मालिक हरपाल सिंह जी बने, जिन्हें दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गाड़ी की चाबी खुद दी थी। कहा जाता है कि हरपाल सिंह ने अपनी इस गाड़ी को अपने से कभी जुदा नहीं किया और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने इसी गाड़ी की सवारी की। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात भी घूमती होगी कि आखिर इस कंपनी का नाम मारुति क्यों रखा गया। तो दोस्तों बता दूं कि इस नाम के पीछे का कारण कोई और नहीं हमारे बजरंगबली है। जी हाँ, मारुति हनुमान जी का ही एक नाम है और सरकार चाहती थी कि जो गाड़ी वो अपने लोगों को देने जा रही है उस पर सवार होकर आम इंसान भी पवन पुत्र हनुमान की तरह उड़ान भर सके और इसीलिए इस कंपनी को नाम मारुति दिया गया। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि इस गाड़ी के पीछे जो 800 लगता है उसका क्या मतलब है। दरअसल जानकारों की माने तो ये कार सुजुकी फ्रंटे SS80 के मॉडल पर तैयार है, जिसके अंदर 800 सीसी का इंजन लगा हुआ है और इसीलिए इसका नाम मारुति 800 पड़ा।
अब दोस्तों मारुति सुजुकी 800 की बढ़ती लोकप्रियता को देख सन 1984 में मारुति सुजुकी ने अपनी ओमनी वैन को भी भारत की सड़कों पर उतार दिया और फिर सन 1985 में उन्होंने मारुति सुजुकी की जिप्सी लॉन्च की। अब दोस्तों ये सभी कार्स मार्केट में खूब हिट हुई, लेकिन जो जलवा मारुति 800 का था उसको कोई भी और कार टक्कर नहीं दे सकी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब इंडिया की हर दूसरी गाड़ी मारुति 800 ही थी। लोगों के लिए कार का मतलब ही 800 हो गया था और वाकई में ये गाड़ी लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। इसके बाद मारुति सुजुकी ने साल 2000 में अपनी ऑल्टो कार को मैदान में उतारा और इस कार ने भी मारुति सुजुकी 800 की ही तरह कार मार्केट में तहलका मचा दिया। इनफैक्ट आज भी लोग इसके नए नए मॉडल्स को खरीद रहे हैं। मारुति सुजुकी के ये सभी एक्सपेरिमेंट्स कामयाब रहे और मार्केट में मारुति की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होने लगी, उनकी सेल्स बढ़ने लगी और कंपनी ने लोगों को गाड़ी सिखाने के लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की भी शुरुआत की। अब लोगों का हाथ जिस मारुति 800 पर बैठा था उन्होंने ड्राइविंग सीखने के बाद उसी को खरीदा, जिससे कंपनी को लाखों का मुनाफा और हुआ। साथ ही मारुति फाइनेंस और मारुति इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत करके मारुति सुजुकी ने नोट छापने के मामले में रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। कंपनी ने कार की एक्सेसरीज और पार्ट्स बनाना भी शुरू कर दिया, जिससे ग्राहक को ओरिजिनल पार्ट खरीदने में कोई दिक्कत न आए। इसके अलावा उन्होंने मेंबरशिप सर्विस भी शुरू की, जिससे लोग गाड़ी की सर्विस और अन्य खरीद फरोख्त पर रिवॉर्ड पॉइंट्स पा सकते थे और उनका फायदा उठा सकते थे। इस कंपनी ने देश के सभी कोनों में अपने शोरूम्स और सर्विस सेंटर्स का ऐसा जाल बुना जो आज भी मजबूती से खड़ा है। इसके बाद कंपनी ने बांग्लादेश, नेपाल जैसे तमाम करीबी देशों में भी अपनी गाड़ी की बिक्री पर जोर दिया और इससे भी भारी मुनाफा कमाया। शेयर मार्केट पर भी कंपनी की पकड़ बनी रही, लेकिन फिर साल 2009 आते आते कंपनी का सेल ग्राफ गिरने लगा। दरअसल दोस्तों ये वो दौर था जब लोग पैसे के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी प्रायोरिटी देने लगे थे और मार्केट में तब तक इतनी ही कीमत में नए नए फीचर्स वाली कार्स लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने लगी थी। नई जनरेशन के लोगों को भी अब पुरानी कार्स में कुछ खासी दिलचस्पी नहीं रही थी। कंपनी का सेल ग्राफ गिरता जा रहा था और 2013 तक उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी। इसी दौरान भारत सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस करके एमिशन नॉर्म्स बनाए और कंपनी को एक और भारी झटका लगा। मारुति को भारत के अधिकतर शहरों में अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। इसके अलावा मारुति 800 के बंद होने के तमाम ऐसे पहलू थे जिस पर से धीरे धीरे पर्दा उठता गया, जैसे कि कंपनी ने समय के साथ अपनी इस गाड़ी को तवज्जो नहीं दी और इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए, जिसका फायदा उठाकर बाकी कार कंपनीज ने तमाम फीचर्स वाली कार्स को मार्केट में उतारा। हालत ऐसी हो गई कि लोगों को अब यही गाड़ी महज एक माचिस का डिब्बा लगने लगी। साथ ही खुद कंपनीज के कर्मचारियों ने भी उनका साथ नहीं दिया और छोटे छोटे मसलों में यूनियन बनाकर आंदोलन किए, जिससे कंपनी का कीमती वक्त नाजायज ही बर्बाद हुआ। हद तो तब पार हो गई जब मारुति के एक प्लांट में यूनियन के लोगों ने मिलकर वहां के सुपरवाइजर को ही मौत के घाट उतार दिया। हालात बद से बदतर होते गए। विदेशों में भी कंपनी का अब वो सिक्का नहीं चलता था जो पहले था और उनकी कार्स की बिक्री में गिरावट देखने को मिली। कंपनी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी थी और इसी मजबूरी में मारुति को अपनी 800 कार्स की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। हालांकि ये कार आज भी आपको सड़कों पर कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये हर भारतीय के जहन में एक वक्त पर राज करती थी और इसका सबूत वो लोग हैं जिन्होंने नए जमाने में जीने के बावजूद भी अपनी मारुति सुजुकी 800 आज तक नहीं बेची और उसे अब भी बड़े ही लगाव से चलाते हैं। वैसे क्या आपके गैराज में भी एक मारुति 800 खड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।